हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो लेके आए हैं थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं मिल्टन फ्रीडमैन के बारे में। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने थ्योरी ऑफ मनी के बारे में क्या बोला, हम ये आज देखेंगे। जैसे कि आपने पहले देखा कि वही फिशर जो थे, उन्होंने सबसे पहले थ्योरी ऑफ मनी के बारे में बात करना चालू करी। तो थ्योरी ऑफ मनी के बारे में उन्होंने बोलना चालू किया, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई पैसों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में ट्रांजैक्शन की इंपॉर्टेंस बताई, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात हुई। ठीक है, फिर उसके बाद फिशर के बाद कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट आए। कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने बोला कि सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन की वैल्यू, ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ती है पैसों के लिए, पैसों की हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन ट्रांजैक्शन के साथ साथ हमें पैसा एक प्रिकॉशनरी पर्पज़, मतलब हम प्रिकॉशन की तरह उसको सेव ज़रूर करते हैं। तो उन्होंने प्रिकॉशनरी मोटिव की बात करी। उन्होंने बोला कि हम पैसों को कोई ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है, साथ साथ हमें सेविंग की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि आप की सैलरी 50,000 रुपीज़ है, तो 50,000 रुपीज़ सैलरी है, तो आप बोलोगे कि मुझे ट्रांजैक्शन, मेरा खर्चा कितना हो गया 20,000 रुपये, लेकिन फिर भी आप 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा रखोगे साथ में। क्यों? क्योंकि ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट इज़ सेविंग। हम लोग उसको बहुत डिस्कस करते हैं सेविंग के हिसाब से। फिर उसके बाद प्रोफेसर कीन्स आए। कीन्स ने बोला कि हम केवल सेविंग्स के लिए भी नहीं रखते, हम जो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है कि हम इन्वेस्ट भी कर सकें उसको। सेविंग्स के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया। लेकिन प्रोफेसर कीन्स ने इन्वेस्टमेंट की बात करी, तो क्या बात करी उन्होंने? इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी, तो उन्होंने बोला कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं मिल्टन फ्रीडमैन के बारे में। तो मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ वैल्यू, यहाँ से हम शुरू करते हैं उनके बारे में। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम केवल इन्वेस्ट बॉन्ड में करते हैं। अच्छा, कीन्स, प्रोफेसर कीन्स थे जो उन्होंने बोला कि हम इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड में, लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन ने बोला कि नहीं, हम इन्वेस्टमेंट शेयर्स में भी करते हैं। चलिए तो देखना चालू करते हैं कि क्या इनकी थ्योरी की इंपॉर्टेंस थी। इन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी दी, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया उन्होंने 1956 में, उसका मेंशन था। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये है, उन्होंने बोला कि साहब अकॉर्डिंग टू हिम मनी कैन बी इन्वेस्ट नॉट ओनली इन बॉन्ड्स। जैसे प्रोफेसर कीन्स ने बोला था कि केवल बॉन्ड्स में उपयोग करते हैं, कह रहे बॉन्ड्स में नहीं, हम बॉन्ड्स के अलावा बहुत सारे काम है, जैसे बट ऑल्सो ऑन शेयर्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अच्छा, मेंशन यहाँ पे किया हुआ है क्या? ट्रेडिंग पर्पस, नॉट फॉर डिविडेंड पर्पस। मतलब ऐसा नहीं है कि आप शेयर्स कर रहे हो तो आपने सोच लिया कि यार मैं आज शेयर्स परचेज कर रहा हूँ तो फिर मैं डिविडेंड, मतलब ईयरली डिविडेंड लेता रहूँगा। डिविडेंड मतलब जो नहीं जानते हो वो समझें प्रॉफिट। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि नहीं मैं डिविडेंड लेता रहूँगा, मैं प्रॉफिट लेता रहूँगा। तो यहाँ पे डिविडेंड पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट, कोई बंदा शेयर नहीं खरीदता, शेयर खरीदते हैं ट्रेडिंग पर्पस से। मतलब आज मैंने पैसा लगाया, कल मेरा पैसा कितना हो जाएगा, परसों मेरे पैसे कितने हो जाएंगे, ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए साथ साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए हम जो करते हैं तो डिमांड ऑफ मनी हमारी और ज़्यादा एलोबरेट होती है। तो ये इक्वेशन दी आपके सामने जो है, लेकिन डरना नहीं है इस इक्वेशन को देख के। आप बोलोगे सर ये कि एकदम अचानक से क्या हो गया, तो ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन इसको समझें। जैसे अगर मैं बोलूँ तो ये, जैसे ये सबसे पहला पार्ट जो है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड इज़ ए फंक्शन ऑफ, सबसे पहला थ्योरी ऑफ डिमांड इज़ ए फंक्शन ऑफ वेल्थ। ये आ गया वेल्थ, मतलब पैसा क्यों चाहिए? वेल्थ के लिए चाहिए, ठीक है। क्या पैसे का कोई और भी मोटिव है? हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मोटिव हो सकता है। कोई और भी मोटिव है? हाँ, प्राइस भी हो सकता है। और ये फोर्थ वन इज़ एच। तो मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में। तो जब यहाँ पे बात हुई कि आप पैसों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, मनी की डिमांड हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो मिल्टन फ्रीडमैन बोलते हैं कि ये 4 चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पैसों की, ठीक है। चलिए ज़रा एक ही को डिटेल में डिस्कस करना चालू करते हैं। आपके दिमाग में अभी ये बात आ रही है क्या? मैं आपको और उससे पहले एक बार और ये बता दूं कि एक पी यहाँ पे मेंशन है और एक पी यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, ये कैपिटल पी है और ये स्मॉल पी है। आप बोलोगे सर ये कैपिटल पी और स्मॉल पी का क्या नाटक है? मैं बोलूँगा कि भाई पी जो है कैपिटल है वो जनरल प्राइस लेवल है, और जो स्मॉल पी है वो इंडिविजुअल प्राइस लेवल है। आप बोलोगे सर इंडिविजुअल और जनरल क्या, जनरल प्राइस लेवल क्या होती है? बेटा जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्राइस लेवल ही एनालिसिस की जाती है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्राइस एनालिसिस की जाती है, इसलिए जनरल प्राइस लेवल का हमने यहाँ पे मेंशन किया। बाकी पी जो है वो इंडिविजुअल प्राइस लेवल का इशू है। तो जनरल प्राइस लेवल की जब हम बात करते हैं, है ना, तो जैसे माइक्रो और मैक्रो में डिस्कस करेंगे। तो जनरल प्राइस लेवल क्या, जैसे अगर मैं बोलूँगा गोल्ड है, तो गोल्ड का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो गोल्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया मैक्रो लेवल पे एक बिल्कुल सेम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डेट इज़ जनरल प्राइस।
बाकी अगर मैं बोलूँगा एक समोसे बनाने वाला वो समोसे एक 5 रुपये का भी बेच रहा है, दूसरा समोसे बनाने वाला वो 25 रुपये का समोसा बेच रहा है, 20 रुपये का समोसा बेच रहा है, तो दैट इज़ हिज कंसर्न, वो उसकी मर्जी है, वो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। तो इसलिए प्राइस और जनरल प्राइस में बहुत अंतर वो है। तो वो हमने जो वीडियो बनाया है, हमारी सीरीज़ में एक वीडियो भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो उन्होंने यहाँ पे जो डिमांड फॉर मनी है उसको 4 फंक्शन में यहाँ पे डिवाइड किया। सबसे पहला आता है डब्ल्यू रेफर्स टू वेल्थ। डब्ल्यू क्या है? ये वेल्थ के बारे में। तो वेल्थ के बारे में बोलते हैं कि देखिए इसको कैसे एलोबरेट किया हुआ है। जैसे ये है, ये डी है, मतलब ये बेसिकली डिफरेंशिएशन बताने की कोशिश की है। और डिफरेंशिएशन अगर आप बोलोगे तो देखिए 11th और 12th में मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है, और कॉमर्स के स्टूडेंट क्या होता है कि ज़्यादातर वो डिफरेंशिएशन को समझ नहीं पाते हैं कि ये एक्चुअली है क्या ये, क्योंकि उन्होंने 11th-12th मैथ्स से किया नहीं होता है, तो वो एकदम ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या आ गया। लेकिन मैं आपको एक सिंपल में बोलूँ कि डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन मैं जैसे समझता हूँ, आप उसको ये समझें कि डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन जो लास्ट हमारे जो कोई इवेंट हुआ है ना, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, तो मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो हम लोग मार्च में पहुँच जाएंगे कि मार्च और अप्रैल में क्या डिफरेंस है। आप बोलोगे सर ये चीज़ तो हम लोग मार्जिनल में भी करते हैं, तो हमारे यहाँ भी उनके यहाँ मैथ्स में डिफरेंशिएशन बना रखा है, हमारे यहाँ मार्जिनल बना रखा हुआ है। आप मार्जिनल में भी तो सेम ही चीज़ करते हो कि भाई 4th आवर में इतना प्रोडक्शन हुआ, 5th आवर में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो आप 5th और 4th के बीच का डिफरेंस निकाल दोगे तो वो मार्जिनल हो गया। तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल आप उसको लें। और बाकी ये जो न्यूमरेटर में से ये लिख रखा हुआ है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ मार्जिन मनी डिमांड कि पैसों की कितनी डिमांड है, तो आप ये देखेंगे कि पैसों की कितनी डिमांड है, तो वो वेल्थ में। अच्छा, वेल्थ इज़ ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो आया है, इसका मतलब आप इसको अगर ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, लेकिन आप इसको शुद्ध हिंदी में समझें। ये जो लिखा हुआ है ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल ये है कि भाई अगर आप वेल्थ रखोगे तो आपको पैसे रखने पड़ेंगे, मनी रखना पड़ेगा, फिर मनी की डिमांड आपकी ज़्यादा होगी। आप ये मान के चलिए आपकी 10-10, 12-12 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। अगर आपकी वेल्थ ज़्यादा है तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए मनी की तो डिमांड आपके पास होगी ना, आप मनी को तो मेंटेन करोगे ना, पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करिए। तो अगर इन केस ऑफ वेल्थ होगी तो मनी डिमांड ज़्यादा होगी। तो हर वो बंदा जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होती है, जिसके पास ज़्यादा वेल्थ होती है, उसकी मनी डिमांड ज़्यादा होती है। आर क्या है? आर रेट ऑफ इंटरेस्ट में नोट करते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा कि ऊपर वाले फंक्शन में ये R-1/R, आर और ये इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है dr/dt, ये क्या है? ये डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका है बेटा, dr/dt। तो मतलब इसमें वो कंफ्यूज मत होना, आपके लिए तो आप ये समझो मार्जिनल की तरह है ये। अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग लास्ट यूनिट पे पहुंच गए कि पिछले बार क्या हुआ था। हम लोग ऐसे चर्चा में करते हैं ना कि भाई इस साल इतने मेरे कितने परसेंट बने, मेरे 98% बने। पिछले साल कितने परसेंट बने थे? आप बोलोगे सर पिछले बार 92% बने थे और 6% का ग्रोथ हो गई। सिंपल डिफरेंशिएशन क्या, लास्ट ईयर क्या, वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसकी R इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जब हम इसके सामने आते हैं तो ये भी वही चीज़ है। देखो न्यूमरेटर वाला पोर्शन तो सेम है बेटा, न्यूमरेटर वाले पोर्शन पे कोई मतलब उसमें ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, वही चीज़ है। तो मनी डिमांड क्या होगी, ये डिफरेंशिएशन ये एक ही चीज़ है, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन एक ही चीज़ है, तो वो चीज़ है। बाकी ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ऊपर से उठा के बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप बोलोगे सर ये अचानक ये चीज़ें क्या हो गई, तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेंशन ना लो, वो सब ऊपर से नीचे उठा के नहीं कर दिया है। मेन समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये दे रखा हुआ है लेस देन जीरो, ये मेन इशू है। लेस देन जीरो ऊपर दिया रखा है, मोर देन जीरो नीचे दे रखा है लेस देन जीरो। इसका मतलब मनी की डिमांड क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लेस देन जीरो, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। वो कहते हैं अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मनी की डिमांड कम होगी, इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ओबियस सी बात है, अगर मैं आपको बोलूँगा मैं 10 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ब्याज कितना लूँगा, ब्याज लूँगा मैं आपसे 25%, 20% ब्याज लूँगा, 20% इंटरेस्ट लेने वाला हूँ। आप लोगे क्या? आप बोलोगे साहब आप अपने पास रखो पैसे, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि यार मेरे पास 10 लाख रुपए रखे, मैं तेरे को केवल 2% पे दे दूँगा, 2% इंटरेस्ट रेट लगेगा, 3% इंटरेस्ट रेट लगेगा, आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, दे दो। आप उस पैसे से क्या करोगे, आप उस पैसे से गैम्बलिंग मतलब स्पेकुलेशन भी कर सकते हो। स्पेकुलेशन, सॉरी गैम्बलिंग नहीं, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन वर्ड यूज़ किया है किसने? प्रोफेसर कीन्स ने, है ना, कि भाई आप शेयर्स में यूज़ करते हो, बॉन्ड में यूज़ करते हो, डेट इज़ स्पेकुलेशन, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 2%, चलो आपको मालूम है 2% तो मैं खुद अपनी जेब से पे कर सकता हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं शेयर्स परचेज कर लेता हूँ, बॉन्ड परचेज कर लेता हूँ, वहाँ से कुछ तो मुझे रिटर्न आएगा, वो रिटर्न आएगा, मैं उसका वो पे कर दूंगा। तो जब इंटरेस्ट कम होता है तो इसलिए मनी की डिमांड ज़्यादा होती है, और जब इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो मनी की डिमांड कम होती है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे? इंटरेस्ट कम होता है तो मनी की डिमांड ज़्यादा,
और इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मनी की डिमांड कम, इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ ना, इसीलिए यहाँ पे लेस देन जीरो बता रखा हुआ है, ठीक है। और यही चीज़ थर्ड वाले में भी देखेंगे, पी इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज, कहते हैं प्राइस अगर चेंज हो जाएगी वही सेम, देखो न्यूमरेटर वाला पोर्शन सेम है। कन्फ्यूजन होता है बच्चों को मैथमेटिकल इक्वेशन देख के, मैं कहता हूँ मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें आप अभी तक पढ़े नहीं हो उसमें दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है, छोड़ो, कोई इशू नहीं है उनको आपने को उसको खींचने का। आप सीधी सी बात ये समझो कि भाई प्राइस है तो वो प्राइस अगर इंक्रीज होती है, इनवर्स रिलेशनशिप है, आप मोर देन जीरो देखो, मोर देन जीरो मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप, लेस देन जीरो मतलब जैसे हमने बोला कि भाई डिमांड अगर उसकी वो इंटरेस्ट की अगर ज़्यादा होगी, इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मनी डिमांड कम होगी। वही अगर आप किसी चीज़ की कीमत बढ़ती चली जाएगी, आप सोचिए आपके पास 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, अब आपने देखा कि टीवी जो है वो टीवी 10,000 से, है ना, पहले टीवी आती थी सॉरी 5,000 की टीवी आती थी पहले, लेकिन अब वो टीवी 10,000 की हो गई है। आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि यार 50,000 की अगर मैं टीवी पहले ले लेता तो 5,000 के हिसाब से टीवी कितनी आती है 10, लेकिन अब वो टीवी कितनी 10,000 की हो गई हैं, तो मैं कितना बढ़िया होता, मैं 50,000 की टीवी परचेस कर लेता, 10 टीवी परचेस कर लेता और आज मैं वो बेच देता 10,000 के हिसाब से 1,00,000 रुपये की बिक जाती टीवी। समझे चेंज इन प्राइस मतलब, प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो लोग बाग पैसे नहीं रखेंगे, फिर वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड चलता है, अरे गोल्ड महंगा हो गया 35,000 40,000, तो लोग उल्टा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं सुन के, और यार गोल्ड महंगा हो रहा है उसमें इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड महंगा हो रहा है इन्वेस्ट कर दो। भाई महंगा हो रहा है तभी तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो मनी डिमांड कम होगी, पैसों के लिए कम लोग बाग, पैसे अपने पास कम लोग बाग रखेंगे, इसलिए यहाँ पे भी लेस देन जीरो दे रखा हुआ है। और वही है 1/प्राइस का उन्होंने क्या यहाँ पे मेंशन किया है, 1/प्राइस इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाई डी पी। ये बेटा डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डी पी अपॉन डी टी, ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने का तरीका है, डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते हैं। जैसे मार्जिनल का फॉर्मूला हो सकता है मैथमेटिक्स वाले देखें तो बोलेंगे ये क्या फॉर्मूला है ना, मार्जिनल का जो फॉर्मूला है, तो सब हर फील्ड के अपने अपने अलग लैंग्वेज है, तो हमने ये मैथ से उठाए ये फॉर्मूले, तो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में समझते चलो, लेस देन जीरो है तो इन्वर्स रिलेशनशिप है। ऊपर हमने वेल्थ में बात करी ना, वेल्थ ज़्यादा है तो पैसे ज़्यादा रखने हैं, लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो पैसे कम रखने हैं, प्राइस ज़्यादा है तो पैसे कम रखने हैं, ये चीज़ बताने की कोशिश की हुई है, ठीक है। और जो एच है हमारा, यहाँ पे एच उन्होंने दे रखा हुआ, रेशियो ऑफ ह्यूमन वेल्थ टू नॉन ह्यूमन वेल्थ। वो कहते हैं कि भाई एच मतलब वेल्थ, आप देखिए एक तो क्या बंदे में खुद कॉन्फिडेंस होता है, वो अगर ह्यूमन वेल्थ है, वो खुद ह्यूमन वेल्थ है ना। जैसे अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास पैसे कमाने का टैलेंट है, ठीक है, तो वो तो ये कहेगा कि मुझे पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो चाहे अमेरिका रहूँ, चाहे स्विट्ज़रलैंड रहूँ, चाहे मैं मनाली रहूँ, मैं कहीं भी रहूँगा, मैं तो सिंपल क्या है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि वो ह्यूमन वेल्थ है, उसे मालूम है कि मैं तो अगर मनाली भी पहुंच गया तो मुझे क्या करना है, क्लिनिक खोल के बैठ जाना है, लोगों का इलाज करना है, लोगों को पैसे कमा लूँगा मैं, मुझे मेरे नॉलेज के पैसे मिल रहे हैं। वही बंदा अमेरिका वाला बंदा अमेरिका में चला जाएगा, वो भी मुझे मालूम है अमेरिका में मुझे पैसे मिलने क्यों, क्योंकि मुझे मेरे नॉलेज के पैसे मिलने हैं। तो इसलिए ह्यूमन वेल्थ टू नॉन ह्यूमन वेल्थ, इसके भी पैसे होते हैं। तो पैसे जो ह्यूमन वेल्थ होगा वो पैसे कम रखेगा, बाकी जो नॉन ह्यूमन वेल्थ है जिसको मालूम है कि यार मेरे पास आज पैसे नहीं है, मेरे पास कोई टैलेंट भी नहीं है, तो मैं फिर पैसे क्यों रखूँगा, तभी तो लोगों को एजुकेट होने की बोलते हैं, ह्यूमन वेल्थ की बात करते हैं। और बाकी पी तो हमारा यही है, पी इक्वल्स टू जनरल प्राइस लेवल, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि पी हमारा जनरल प्राइस लेवल है, ठीक है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारी हुई मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टॉबिन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, टॉबिन्स की थ्योरी की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, एक बहुत अच्छा है यहाँ पे टॉबिन्स ने भी एक्सप्लेनेशन दिया है, वो सैचुरेशन पॉइंट की बात करते हैं। तो उन्होंने जैसे चलो वो तो बात की बात है, सैचुरेशन अपन उसको पढ़ेंगे, लेकिन लिक्विडिटी प्रेफरेंस बिहेवियर टुवार्ड्स रिस्क, मतलब रिस्क के हिसाब से उन्होंने पेपर पब्लिश किया 1958 में, है ना, वही चीज़ उन्होंने बात की। उन्होंने बात करी है कि कीन्स सेज डिमांड फॉर मनी इज इनवर्स रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एग्रीगेट। जो कीन्स ने बात करी थी कि वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, कि वो क्या होता है कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिमांड फॉर मनी एग्रीगेट है। चलिए कंसेप्ट पे आता हूँ। मैं कई बार दोस्तों क्या होता है, मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट कंसेप्ट पे आया जाए। एक्चुअली क्या होता है, मैंने कई वीडियोस देखे और जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे ये प्रॉब्लम आती थी। जैसे मैं किसी कोई थ्योरी है और वो थ्योरी मुझे पढ़नी है, तो आप मेरा ये सजेशन है कि आप थ्योरी के क्रक्स पे जाया करिए सबसे पहले, कि थ्योरी में क्रक्स बोलने की कोशिश क्या की हुई है। मैं कई बार मेरे सारी वीडियो में लगभग क्या होता है, मैं क्रक्स बताने की कोशिश करता हूँ। अब होता क्या, कोई चीज़ मैंने एक्सप्लेन करना चालू करी, ठीक है, अब उसमें मैंने उसकी थ्योरी, कई बार बच्चे बोलते हैं सर एजम्पशन नहीं बताई आपने, एक्सेप्शन नहीं बताया आपने। मैं मानता हूँ मैंने एजम्पशन एक्सेप्शन नहीं बताया, क्योंकि मैं अभी एजम्पशन लगाने बैठ जाऊँगा तो आप उसी में अटक जाओगे।
और वो क्रक्स जो होता है वो मिस कर जाते हैं कभी कभार हम लोग। तो इसलिए मैं आपको वो क्रक्स जो होता है उसमें बिल्कुल भी जो होता है मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, मैं आपको क्रक्स बताता हूँ। फिर हम खुद पहले समझ तो लें, उसके बाद आप एजम्पशन और एक्सेप्शन पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वो आते हैं, टॉबिन्स फोकस ऑन एग्रीगेट इंडिविजुअल, है ना। तो वो उसी चीज़ पे आते हैं डायरेक्ट। बाकी डिटेल भी आप बोलते हो तो मैं डेफिनेटली डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। जैसे इसमें मैंने काफ़ी अब मैंने डिटेल वर्क करना चालू किया। जैसे मैंने आपको बोला भी था कि जैसे हमारे वीडियो बनते जाएंगे हम काफ़ी डिटेल में आते जाएंगे। नया नया चैनल है हमारा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें इस चैनल को जिंदा रखने के लिए बहुत सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। शेयर भी जरूर करें, लाइक भी जरूर करें, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है यहाँ पर। डेफिनेटली आई कमिट टू यू। और हम डिटेल में काफ़ी जाएंगे और काफ़ी कुछ हमें यहाँ पे डिटेल में हमें देखना है। ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पे भी समय ना वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट क्रक्स पे आता हूँ। इंडिविजुअल होल्ड द मनी इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, बॉन्ड्स एंड लिक्विडिटी कैश। देखिए चला, इस डायग्राम के थ्रू हम समझना चालू करते हैं। उन्होंने एक सिंपल सी बात करी है कि आप इन्वेस्ट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क जरूर होता है। जैसे एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, ये 0 0 हो गया, और एक्स एक्सेस पे हमने रिस्क ले ली। तो किसी चीज़ के ऊपर हमारी रिस्क कितनी है, हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि किसी चीज़ पे हमारी कितनी रिस्क है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, W0 करके वेल्थ, मतलब मेरे पास अगर ये मान लो कि सिंपल 50,000 रुपये हैं और ये 50,000 रुपये ही मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इस जगह मेरा वाई एक्सिस पे W0 में कह लूँगा चलो 50,000 रुपये, लेकिन रिस्क मेरी एक्स एक्सिस पे कितनी आ रही है, ये देखिए, ये मेरी रिस्क है एक्स एक्सिस पे तो 0 है ना, इस पॉइंट पे तो रिस्क मेरी 0 होगी। तो अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात करता हूँ तो ये तो मेरा 50,000 वाई एक्सिस पे हो गया, लेकिन एक्स एक्सिस तो मेरा 0 ही है ना। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 50,000 रुपये हैं और मैं 50,000 अपने पास रख रहा हूँ तो मेरे पास कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, मेरे पास किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है। अगर मैं इस तरीके की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे W0 वाले पॉइंट पे मैं बिल्कुल मेरे पास पैसे हैं मेरे पास और मैं किसी रिस्क में नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, और इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ W, मैंने कहा कि चलो 50,000 मेरे पास है और वो 50,000 मैंने पूरे रिस्क मतलब इन्वेस्ट कर दिए, वेल्थ मतलब मैंने अपने बॉन्ड्स खरीद लिए, शेयर खरीद लिए। तो कहते हैं इस जगह मेरी रिस्क क्रिएट होगी। जैसे पहले W0 पे रिस्क मेरी 0 थी, अब देखो एक्स एक्सेस पे मेरी रिस्क इस जगह ये आएगी, तो मेरी रिस्क भी बढ़ेगी। ठीक है, मेरी ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मेरी रिस्क भी बढ़ेगी। मेरी इन्वेस्टमेंट पहले यहाँ 0 थी तो रिस्क मेरी यहाँ पे 0 थी, एक्स एक्सेस पे 0 आएंगे यहाँ पे। ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे W0 और 0 वाला पॉइंट आएगा। लेकिन यहाँ पे इस जगह W1 और एक्स एक्सेस पे यहाँ पे रिस्क मेरी इतनी रहेगी। ठीक है, इसको मैंने कंबाइंड किया, इसको डेल्टा से डिनोट किया मैंने, तो एंड W1 पे मेरी जो रिस्क है वहाँ पे मेरी इतनी रिस्क है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट आया कौन सा वाला पॉइंट, जिसको मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर मैं W1 पे इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी डेल्टा पे मेरी रिस्क होगी। ठीक है, अगर मैं 50,000 पूरा वो कर देता हूँ तो ये डेल्टा क्या बेसिकली हम लोग यहाँ पे सॉरी सिग्मा है ना, तो मतलब जो है हम उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इतनी रिस्क हमारी होने वाली है। ठीक है, तो इन्वेस्ट में अगर करूँगा तो रिस्क बढ़ेगी, तो हमारी रिस्क भी हमने बढ़ा के बता दी। तो ये जो पोजीशन आई, इस पोजीशन पे हमारी रिस्क बढ़ गई। अच्छा, तो पूरे पैसे तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा नहीं इस वाले पॉइंट पे, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक बीच वाला पॉइंट निकालता हूँ, एक बीच वाला पॉइंट। ठीक है, ये देखिए, अब ये जो लाइन गई है, ऑब्वियस सी बात है कि मेरे इस पॉइंट से ऊपर मेरी, अब मैं इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ गया तो ऐसे तो नहीं मेरे सारे एकदम से पैसे डूब जाएंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो ये मेरी ये जो है, ये जो रिस्क है, ये जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरी रिस्क बढ़ती चली आ रही है। देख रहे हो ये वाला पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे इस जगह इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी रिस्क कितनी होगी, ये इतनी होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो ये इन्वेस्टमेंट मेरा और ये रिस्क, कर्जर पे ध्यान दीजिएगा, ये इन्वेस्टमेंट मेरा और ये रिस्क। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो ये इन्वेस्टमेंट मेरा और ये रिस्क मेरी, और यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो ये मेरा रिस्क। अब मैं किस जगह इन्वेस्टमेंट करूँगा और कहाँ पे मेरा मैक्सिमम वो होगा, तो इसके लिए बेटा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आ जाता है बीच में। ठीक है, तो आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो हमारा वीडियो है उसके ऊपर, आप बिल्कुल पढ़ें, है ना। तो इंडिफरेंस क्या होता है, तो मैक्सिमम मुझे सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए मैं अपना ये इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे बनाना चालू कर देता हूँ। तो वहाँ पे जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आया था, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी पोजीशन पे आता है, ये वाली इक्वेशन पे आता है। तो ये जो पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, बिल्कुल सबसे बेस्ट पॉइंट है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकूँ। ठीक है ना, जिस जगह मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए,
तो वही चीज़ यहाँ पे ये बता रखी है कि इस जगह मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट से यहाँ पे निकला। आपको इंडिफरेंस कर्व याद आएगा इस जगह पे डेफिनेटली, और ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम आ गया ये। ठीक है, इसी हिसाब से हम सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। यही टॉबिन्स ने बोला। अब देखिए टॉबिन्स ने ऊपर वाली लाइन में देखते हैं, इंडिविजुअल्स विल होल्ड द मनी इन फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लिक्विडिटी, दोनों में रखेगा। मेन इशू क्या है यहाँ पे, टॉबिन्स बोलते हैं कि ये दोनों में, इंडिविजुअल विल होल्ड द मनी इन फॉर्म ऑफ एसेट्स। अब दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन, तो क्या कॉम्बिनेशन, इस जगह पे जो कॉम्बिनेशन है ना वो होना चाहिए। क्यों, इंडिफरेंस कर बता रहा है, क्यों, इतना पैसा आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो, सारा के सारा मत करो, और इतनी रिस्क ले लो, और कुछ पैसा अपने पास रखो, जो कि हम सभी समझते हैं कि होना चाहिए, और जो कि हम एग्री करेंगे कि टॉबिन्स ने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, तो इसके ऊपर वाली लाइन में देखें जरा पढ़ के, टॉबिन्स फोकस ऑन एग्रीगेट एंड इंडिविजुअल, दोनों के ऊपर फोकस किया है। कीज ने डिमांड पे, ये थ्योरेटिकल पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, होप सो यहाँ पे मिल्टन फ्रीडमैन और टॉबिन्स की थ्योरी आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कम्युनिकेट करें। फिर भी मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि हमें काफ़ी सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक्स अलॉट दोस्तों। कोई अगर कोई किसी टॉपिक पे, तो आप डेफिनेटली मुझे कम्युनिकेट करें, हम वहाँ पे वीडियो बनाएंगे और डिटेल में बनाएंगे वीडियो। ठीक है, थैंक्स अलॉट।